असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हम बात कर रहे थे लुधियाने के मूल्य की। असल में ये हुआ था कि हम जानते हैं कि जनवरी 1857 में दिल्ली के जामा मस्जिद से इन मुल्ला मौलवी ने एक जाहिरनामा निकाला था और उसमें कहा गया था कि हे मोमिन, दारुल इस्लाम के लिए फिरंगियों से लड़ना पड़ेगा। तो वो उपदेश लेके जामा मस्जिद का एक मुल्ला 3 महीने से दिन रात हर गली हर कूचे में इस गुलामी को, फिरंगियों ने जो अत्याचार यहाँ पे किए, मुसलमानों पे अत्याचार किए। अब मुसलमानों पे ज़्यादा अत्याचार हुए ही नहीं है, मैं बता दूं आपको। मुसलमानों पे अत्याचार बहुत कम हुए जितने हमारे हिंदुओं पे हुए। मुसलमानों की लूटपाट भी कम हुई है, लेकिन हमारी जनता, हिंदू जनता की लूटपाट सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन ये हिंदुस्तानी की लूटपाट की कहानियाँ सुना कर वातावरण तो अंग्रेज विरोधी तैयार कर रहा था और उसके अथक परिश्रम का परिणाम भी सामने आया जब सुबह को हमारे जालंधर और पिलहर के जो राष्ट्रवीर है, इन्होंने लुधियाना शहर में प्रवेश किया। जैसे लुधियाना वासियों को हमारे राष्ट्रवीर दिखे, उनका जोश 7वें आसमान में भिड़ गया। मानो सारा का सारा लुधियाना शहर सड़क पे आया था। फिर क्या था? फिर जो भारतवर्ष में इतर जगह हो गया वो लुधियाना में भी हो गया। सरकारी स्टोर्स है, अमेरिकन चर्च है, गोरों के अंग्रेज़ों के चर्च है, गोरों के बंगले हैं, गोरों की कॉलोनियाँ हैं। अरे अच्छा, हाँ, ये अमेरिकन चर्च और ब्रिटिश चर्च, ये मैंने दोनों अलग से आपको बताए। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिकन चर्च जो था ना, वो कैथलिक चर्च था और गोरों का जो चर्च था ना, वो प्रोटेस्टेंट चर्च था। है ना? जात पात की बात हम पे डालते हैं ना, तो ये भी उनके दोनों चर्च अलग थे। इसके बारे में बाद में बात मैं करूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि लुधियाना का सरकारी स्टोर हो, अमेरिकन चर्च हो, इंग्लैंड का चर्च हो, गोरों के बंगले हो, गोरों की 2 कॉलोनियाँ, बहुत बड़ी कॉलोनियाँ थी उनके नौकरशाही के लिए, तो वो उनकी कॉलोनियाँ थी। गोरों का एक छापखाना था, ब्रिटिशों का हेड पोस्ट ऑफिस था और पोस्ट ऑफिस के बगल में टेलीग्राफ भी था, टेलीग्राफ ऑफिस था। यानी आप ये मित्रों समझ लो कि जो भी अंग्रेज़ों से संबंधित था वो सब धू के जलने लगा। और यहीं हमारे स्थानिक लोग रुके नहीं। हमारे स्थानिक लोग इन हमारे राष्ट्रवीरों को अब हर गली हर कूचे में ले जाने लगे। वो कहाँ लेके जाते थे? जहाँ राष्ट्रद्रोही, गद्दार, अंग्रेज़ों के गुलाम कुत्ते रहते थे ना, वहाँ स्थानिक लोग ही राष्ट्रवीरों को लेके जाते थे, चाहे उनकी हवेली हो, उनका घर हो या उनकी दुकानें हो। हाँ, अब ये सब जैसे राष्ट्रवीर वहाँ जाते थे, दूसरे मिनट में वो भी दुकान, घर, हवेली सब धू के जलना शुरू हो जाता था। एक तो ऐसा है कि एक बनिया था, हमारा व्यापारी था, और वो
आटा बेचता था इसका गोरों को, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ब्रेड बनाते थे, तो उसकी भी दुकान इन लोगों ने चला दी। आप अंदाज़ा लगाओ क्या हाल हुआ होगा उस दिन 4 घंटे में सुबह लुधियाना में। हाँ, सब धू धू के जल रहा था, सब जहाँ भी आसमान में देखो शायद धुआं ही होगा, इतना जल रहा था पूरा लुधियाना। अब हमारे प्रकांड पंडित आदरणीय सावरकर जी का मानना है कि लुधियाने के किले का एक प्रमुख केंद्र के रूप में हमारे स्वतंत्र वीरों ने उपयोग करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका मानना यह है कि जालंधर, पिलहर, दुआब और लुधियाना, ये इनका अगर आप ये देखोगे, जियोग्राफी देखोगे, तो उनका कहना था कि ये पंजाब के प्रमुख राजनीति का केंद्र बन सकता था, जिसके जरिए ब्रिटिशों पे दबाव बनाना राष्ट्रवीरों को ज़्यादा आसान होता। लेकिन अब क्या करें, अब नियति को कुछ अलग मंजूर था। लेकिन इसमें भी हमने समझ में आती है बात, क्योंकि योजना के तहत जालंधर, पिलहर, लुधियाना ये तीनों शहर जीत के राष्ट्रवीरों को तुरंत दिल्ली निकलना था। तो ये जो कारण है ना, इसके लिए उनके मन में भी आया होगा शायद कि भाई किले पे भी जाते जाते फिर निशाना बदल लेते हैं, लेकिन उनको दिल्ली निकलना था। तो ये ज़्यादा संयुक्तिक लगता है उनका कारण, कि इसीलिए उन्होंने किले की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये तो हम लोग अभी समझ ही सकते हैं कि पंजाब हो या मैंने जो बताए 3-4 शहर, भाई इन शहरों में कौन राज करना चाहता था? योजना तो वो दिल्ली की थी। और हमारे ये हिंदू जितने भी राष्ट्रवीर थे ना, वो तो भारत माता के स्वातंत्र के लिए अपनी जान की बाजी लगाने बाहर पड़े थे। हाँ, ये भूखे नंगे कपटी स्वार्थी ये जो सुअर है, हाँ, इनके जैसा हाल, इनके जैसी मनीषा उनके मन में नहीं थी भाई, उनकी मनीषा अलग थी। आप ये सोचो 55 रेजिमेंट का जो हाल अंग्रेजों ने किया, जितना उनका दमन किया, हाँ, और वो दमन भी अति क्रूरता के साथ गोरों ने किया है। हाँ, आपको क्या लगता है कि पंजाब में ये खबर सामान्य को पता नहीं होगी? मुझे तो लगता है कि निश्चित पता होगी। लेकिन हम उदाहरण क्या देखते हैं? हम सहिष्णुता का उदाहरण वहां देखते हैं कि जालंधर में एक बादशाह छोड़ के एडजुटेंट जनरल जो था उसको इन्होंने मारा, लेकिन बाकी के जितने भी गोरे अफसर थे वो सारे गोरे अफसरों को हमारे राष्ट्रवीरों ने अभयदान दिया है। ये किसकी निशानी है भाई? क्योंकि लक्ष्य दूसरा था। अब दूसरी जगह पे 2-4 घटनाएं आगे मैं बताऊंगा ऐसी है जहाँ पे गोरे अफसर जैसे अकेले पकड़ पकड़ में आए, वो पाँव में गिड़गिड़ाना लगी कि भाई मैं तुम्हारी तरह ही नौकर हूँ, तुम्हारी मेरी दुश्मनी थोड़ी है। तुम्हारी दुश्मनी तो अंग्रेजी सत्ताधारी जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए उनके उनके साथ आपकी दुश्मनी है। आप जैसे नौकरी करते हो मैं भी नौकरी करता हूँ, आप पगार लेते हो मैं भी पगार लेता हूँ। हाँ, ऐसे गोरों ने फंसा के अपनी जान छुड़ाई है। आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में डिटेल। तो हमारे हिंदू वीरों का लक्ष्य एक था कि हमारे भारत माता को इस दास्यत्व से मुक्ति दिलाना, यही अंतिम लक्ष्य था। और ये जो है ना, अपवित्र जानवर से बदतर, आसुर और राक्षसों से बदतर लोग, गंदी नाली के इस्लामिक कीड़े, जो सूफी और मुल्ले मौलवी थे ना, उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य दारुल इस्लाम था। लेकिन वो भी जानते थे कि बिना हिंदुओं के साथ हम लोग अंग्रेजों पे हावी नहीं हो सकते, उनसे नहीं जीत सकते। इसलिए दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया था 1857 में। हाँ, उनका दोनों का शत्रु एक था अंग्रेज, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल भिन्न थे। लेकिन लुधियाने में सारा जो समाज है वो अब सड़कों पे आया था, और हम जानते हैं कि समाज जब उठ खड़ा होता है ना,
तो क्या क्या कर सकता है। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये लुधियाना की जनता ने हमको दिखा दिया है। हालात ये थे कि स्वातंत्र सैनिक आराम से परेड करते हुए लुधियाना से दिल्ली मार्च करने निकल पड़े। कोई डर नहीं था, क्योंकि कोई उनका विरोध करने सामने ही नहीं आ रहा था। हाँ, अब अंग्रेज अफसर जो थे उनको लगता होगा कि भाई इनका पीछा करे और इनका दमन करे, लेकिन पीछा करने की उनकी क्षमता ही लुधियाने में नहीं बची थी। अंग्रेजों का लक्ष्य मात्र अपनी जान बचाना था उस दिन। और वहीं क्योंकि उनके सामने पूरे लुधियाना में एकता का अद्भुत प्रदर्शन लुधियाना की जनता ने हमें दिखाया है। ये मेरा जैसा भी मानता है कि उस मुल्ले ने बड़ा परिश्रम करके सारी जनता में वो जो आग थी ना, वो जो चिंगारी लगी हुई थी ना, उसको भड़काने का काम निश्चित किया है। और वो अभिनंदनीय है। मैं बता रहा हूँ, वो मुल्ला है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो अभिनंदनीय काम उसने किया, क्योंकि उसने 90 दिन, तकरीबन 90 दिन बहुत बहुत परिश्रम किया। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, ये जो सुदिन था ना, ये सुदिन ज़्यादा दिन नहीं चले। थोड़े ही समय के बाद भारी मात्रा में यूरोपियन उनकी सिख सेना और ये जो मैंने राजे राजवाड़े बताए ना, संस्थानिक पंजाब के, उनकी मदद से अंग्रेज़ों ने पूरा पंजाब अपने पक्ष में कर लिया। ज़्यादातर जितने भी हमारे काले हिंदी वीर थे, उनको छल कपट से या दमन नीति से उनको फंसा के उनको बंदी बनाया गया, और उसके बाद में उन लोगों को कोर्ट मार्शल करके तुरंत फांसी दे दी। और जो भी ज़्यादा विरोध कर रहा था उसको वहीं काट डाला। उनको तो कोर्ट में भी नहीं लेके गए। और जो सामान्य सैनिक थे, हाँ, जो सिर्फ सहानुभूति दिखाते थे, उनका निशस्त्रीकरण पूरा का पूरा कर दिया और उनको नौकरी से निकाल दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने प्रयत्न करके लुधियाने की प्रचंड हानि को कुछ हद तक भर देने का निश्चित काम किया है। आप सोचो, अगर सिख कौम भी इस युद्ध में राष्ट्रवीरों के साथ होती तो अंग्रेज़ों का पूरे भारत से, यानी 1857 में, हार्डली प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। ये युद्ध जो स्वातंत्र युद्ध है, ये 1857 में, मात्र 100 साल। इस 100 साल में पूरी अंग्रेज कौम का ये लोग निर्मूलन कर देते। अच्छा, इसमें प्रयत्न हुए, निश्चित हुए। प्रयत्न तो लगातार जारी थे। हमारी एक भी रियासत ऐसे नहीं थी जहां पे स्वतंत्रता का नारा ना लगा हो। सिखों को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध नेता, राजा राजवाड़े जितने भी उस टाइम के थे, हाँ, उन्होंने बहुत भारी मात्रा में प्रयत्न भी किए हैं। लेकिन जड़ में क्या था? ज़्यादातर प्रयत्न बुढ़े बहादुर शाह की ओर से उन लोगों ने किए जिस इस्लामी रियासत को सिख सबसे ज़्यादा नफरत करते थे, उसी का हवाला देके सारे भारत के राजे राजवाड़े इन सिखों के पास जाते थे। हाँ, अच्छा, मराठा और उनमें भी प्यार भरे रिश्ते कभी नहीं रहे थे। इसके कारण अनंत है। हमको मराठाओं का दिल्ली विजय जो है उसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। खैर, आज का विषय वो नहीं है, मैं बाद में उसके बारे में बताऊंगा। तो बहादुर शाह का एक ऐसा अधिकारी था, ताजुद्दीन उसका नाम था। अब उसका एक बादशाह को लिखा हुआ पत्र है। अब वो पत्र सावरकर जी को मूल रूप में मिला था। वो सावरकर जी ने अपने पुस्तक में उद्घोषित किया है।
ताजुद्दीन लिखता है कि पंजाब के सिख सरदार सारे डरपोक और फिरंगियों के चहेते हैं, उनके गुलाम बनकर वो आज बैठे हैं। मैं वैयक्तिक तौर पे बहुत सारों से वार्तालाप चर्चाएं कर चुका हूँ। तहे दिल से गंभीरता से उनके सामने हमारी बात रखने की मैंने पुरजोर कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि ये राष्ट्र का विरोध करके फिरंगियों की सहायता आप क्यों कर रहे हो? स्वराज्य तो हमारे ही खुशहाली के लिए है ना। हाँ, उस स्वार्थ को आप देखो। आपको दिल्ली सल्तनत से जुड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। उन्होंने तो मेरे सामने तुरंत हाँ कह दी। उन्होंने कहा कि हम भी संधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जैसे बादशाह का हुक्म आएगा हम इन आक्रांताओं के जड़ से उखाड़ देंगे, अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ देंगे। ताजुद्दीन आगे कहता है कि लेकिन हुआ उल्टा। जब आपका यानी बहादुर शाह का हुक्म लेके घुड़सवार सिखों के राजा के पास पहुंचे तो उन सबको सिखों के राजा के सिपाहियों ने काट डाला। अब मित्रों, ये ताजुद्दीन का ये जो निराशाजनक पत्र है ना, इससे साफ होता है कि किसी भी हालत में मुगलों को बख्शने में सिख कौम बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब जैसे जिस तरह से अंग्रेजों ने पंजाब में राष्ट्रवीरों का निर्मूलन किया है ना, हाँ, वहाँ बिना सिखों की मदद के ये निर्मूलन अशक्य था। वैसे इतिहास कहता है कि ठानेश्वर के जो भी ब्राह्मण थे, लुधियाना का मैंने जैसे कहा वो मुल्ला था, फिरोजपुर के जितने भी व्यापारी गण थे, पेशावर के स्थानिक मोमिन थे, भले उनका लक्ष्य अलग था लेकिन वो उठ खड़े हुए थे विरोध में। अब ये सारे के सारे विरोधी जो है ये स्वराज्य और स्वधर्म के लिए एक साथ आए थे, मोमिन जिहाद करने के लिए आए थे, जो भी है। अब ताजुद्दीन आगे लिखता है कि अगर बादशाह सलामत अपने किसी बलाढ्य सरदार को सेना के साथ अगर पंजाब भेजे तो सिखों का हारना बड़ा आसान है। मिस्टर ताजुद्दीन, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी भाई। ताजुद्दीन आगे कहता है सारा पंजाब हमारे निशानी के नीचे एकजुट हो जाएगा। हर एक गांव में हमारे लिए प्रेम और आस्था मैंने देखी है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी आपके सामने झुकने तैयार है, यानी बुड्ढे के सामने। जून का महीना अब इसके लिए योग्य है। गर्मी से और हमारे साहस से इन फिरंगियों का बचना नामुमकिन है। आप कृपया किसी सरदार को भेजने की तैयारी तुरंत शुरू करने की कोशिश करें और ये विनती है आप इसके ऊपर ध्यान दोगे। अब ये है मित्रों ताजुद्दीन की सोच। भाई सरकारी अफसर परिस्थिति का जो आकलन है, हाँ, वो करने अपने इस्लामी आका को इससे ज़्यादा और क्या लिख सकता है बताइए। क्योंकि ताजुद्दीन उसके दरबार में एक सरकारी अफसर था, हाँ बड़ी पोस्ट पे होगा लेकिन वो था तो नौकरशाह। तो अपने इस्लामी आकाओं को वो इससे ज़्यादा क्या लिख सकता है। हाँ, पंजाब में टुकड़ों टुकड़ों में क्रांति की ये जो चिंगारी उठी थी वो तो सामान्य लोगों की उठी थी। वो असल में आज जाके हमको ऐसे लगता है कि ये आग में परावर्तित नहीं हुई, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में थी। हाँ, चिंगारी तो भड़क चुकी थी लेकिन आग में परावर्तित नहीं हुई। हाँ, आज यहाँ 2-4 दिन बाद कहीं दूसरी जगह पे किसी ने व्यक्तिगत तौर पे कोई कदम उठाया हो, हाँ, कोई सुसूत्रता जो हम कहते हैं ना, वो हमें पंजाब के इस स्वातंत्र युद्ध में दिखती नहीं है। अब जैसे मई में डिसीजन लिया था 31 मई का, तो अम्बाला वालों ने तो 25 मार्च से ही भाई चालू कर दिया सबको जलाना।
अब ये क्या था? नहीं, अब वो जोश में आ गए, उन्होंने मार्च से ही चालू कर दिया। तो अब ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे मुट्ठी का, अगर क्या कहते हैं, हर एक फिंगर हमारा जो है ये अलग अलग हम तोड़ सकते हैं, एक साथ तोड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, वही हाल यहाँ भी हुआ है। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को खुद को उभारने के लिए काफ़ी समय पंजाब में मिला, और उनके पास तो वो जॉन लॉरेंस भी था। हाँ, उनकी शातिर, उसने सारी जो नीतियां थी वो सभी की सभी यशस्वी हुई। हाँ, ऊपर से फिर कोलकाता से, मद्रास से, प्रयागराज से, हाँ, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी यूरोपियन पलटन है ना, वो मोबिलाइज कर दी, और उनको भी पर्याप्त समय मिला पंजाब आने के लिए। सिंध तो पूरा इनके हाथ ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अच्छा, ऊपर जाओ तो वजीरिस्तान, और वहाँ पे जितने भी ये लुटेरू अफगान कबीले वाले थे, इनको तो इन्होंने पगार पे रखा था, उनको पैसा भी मिलता था। अब आप एक सोचो कि भारत में हमारे जो सैनिक था, सोजिर कहते हैं ना, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, उसको भाई पगार था 8 रुपए, और अफगानिस्तान का जो ये था इस्लामी मोमिन पठान, उसको मिलता था 15 रुपए। हमारे यहाँ अगर घुड़सवार है, हिंदुस्तानी घुड़सवार को उन दिनों मिलते थे 22 रुपए। इसमें घोड़ा भी शामिल है, उसका खाना पीना रहना सब शामिल है, और इसका पगार भी शामिल है 22 रुपए। और वहाँ पे पठानों को मिलता था 28 रुपए। तो कोई मैच ही नहीं है, कोई भाई क्या कहते हैं, शामिल कर लेने में पूरा हाथ खोल दिया था। वैसे भी अंग्रेजों के बाप का थोड़ी पैसा था, पैसा तो सब हमारा भारत का ही था। हाँ, तो इसको दिया उसको दिया, चलो छोड़ो। हाँ, अच्छा, पंजाब में लगे जितने भी राज्य है ना, उसका भी मैं जाते जाते बताऊं कि अंग्रेजों ने अपने सभी जो सहानुभूतिकार उनके जो राजा राजवाड़े है ना, हाँ, उनको भी इकट्ठा कर लिया था। राजपूताना हो, गुजरात हो, पंजाब में जितने भी सिख राजे थे, हाँ, उनको जो शांत का अंग्रेजों ने रखा है ना, वो एक योजना के तहत रखा, और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच बात है। और सबसे बड़ा कारण जिसकी तरफ आज भी हमारे विश्लेषकों का ध्यान नहीं जाता, टेलीग्राम। टेलीग्राम जैसी सुविधा 1857 में, यही टेलीग्राम जैसी सुविधा अंग्रेजों के जीत में मील का पत्थर मित्रों साबित हुई। इस विजय में टेलीग्राम का बहुत बड़ा ज्यादा योगदान है। उस वक्त की रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है, हाँ, उससे इस अंग्रेजों का विजय बहुत सुकर हुआ है, बहुत सुकर हुआ है। आप सोचो, अगर औरंगजेब के पास ये टेलीग्राम होता तो क्या महाराज रायगढ़ पहुंचते? मुझे नहीं लगता। हाँ, और महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज तो पहुंचते, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती अगर औरंगजेब के पास टेलीग्राम होता। वैसे आपको जाते जाते मैं बता दूं कि जब दिल्ली से निकले हैं ना ये, तो दिल्ली से जब निकल के दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, तो इनके पास औरंगजेब का सिक्का भी था, और वो औरंगजेब का, वो कहते हैं ना, ठप्पा मारते हैं ना, क्योंकि बादशाह का फरमान अगर होता था तो फरमान में एक विशिष्ट प्रकार का ठप्पा लगता था। वो भी ठप्पा ऑलरेडी चुरा लिया था। अब हमारे मराठी अधिकारी जो थे ना, बातचीत करने के लिए जो दीवाने आम दीवाने खास में जाते थे, उन लोगों ने वो ठप्पा भी चुराया था। अब बताओ, तो वो ठप्पा दिखा के बकायदा परमिशन लेके छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के बॉर्डर से बाहर निकले। वो चौकी में उनको बिठा दिया था भाई उसने, कि भाई चलो कागजात दिखाओ, उसके बिना तो आप जा नहीं सकते बाहर। चलो वो तो अलग कहानी है, शायद मैंने सुनाई भी है, या फिर और एक बार सुनाऊंगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
महाराज का वहाँ से निकल के रायगढ़ आना, पहले तो औरंग्या के दरबार से निकलना, यहाँ से जो स्टोरी शुरू होती है वो ख़त्म रायगढ़ पे पहुँचने के बाद होती है। तो मैंने कहा कि टेलीग्राम अगर औरंग्या के पास होता तो महाराज को मुश्किल 100% ज़्यादा होती। इस टेलीग्राम ने अंग्रेज़ों के मन में अगर कहीं डर था ना, तो टेलीग्राम की वजह से वो निकल गया। हाँ? हर नई जगह भड़क उठी चिंगारी जो है ना, वो चिंगारी को पूरे दबाने में अंग्रेज़ों को इस टेलीग्राम से मदद मिली है। भविष्य की योजना बनाने में सटीकता के साथ इन्होंने सफलता पाई है। इसमें ये टेलीग्राम बहुत अपूर्व योगदान है इसका। पूरे परिस्थिति का आकलन करके उसके अनुसार कार्रवाई करने का उपरोक्त समय अंग्रेज़ों को टेलीग्राम से मिला। इतिहास में ये हर बार देखा गया है कि नई तकनीक हमेशा युद्ध में सफल रही है। वंदे मातरम।